नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। इस बुक का पेपर कोड है साथियों G171। इस बुक का पेपर कोड है G171। बुक का नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इस साथियों बुक का नाम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी लेटेस्ट सिलेबस। साथियों 2023 में इसे हम करा रहे हैं। साथियों कल आपका एग्जाम है, इसलिए हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। साथियों बुक का जो क्वेश्चन है ये 7वां है, लेकिन हमारे वीडियो का क्वेश्चन पहला है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एक हाथ से दिए गए हैं तथा दूसरे हाथ से ले लिए गए हैं, व्याख्या कीजिए। अथवा मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन पर आरोपित प्रतिबंधों की विवेचना कीजिए। अथवा भारत के संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए, उनकी सुरक्षा किस प्रकार होती है, स्पष्ट कीजिए। साथियों इन क्वेश्चनों में से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या साथियों आपको ध्यान रहे कि मौलिक अधिकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस उत्तर को करिए जिसे हम कराने वाले हैं। जिस उत्तर को हम कराने वाले हैं साथियों आपको नंबर दिए जाएंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लें, उसके बाद आपका मौलिक अधिकार से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप इसे करिए। चलिए आगे चलते हैं। साथियों हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि आपके लिए इन प्रश्नों की हेडिंग याद करनी है। प्रश्न याद करके उत्तर की हेडिंग याद कर लें ताकि हमारा जो नंबर है और बढ़ सकें। चलिए उत्तर देखते हैं। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य तथा उनकी सुरक्षा। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य तथा उनकी सुरक्षा। साथियों आपके लिए ब्रेक डॉट से इसकी हेडिंग डालनी है। चलिए देखते हैं साथियों। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के स्वभाव अथवा प्रकृति में निहित हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं। ये राज्य की कानूनी निर्माण करने की शक्ति से ऊपर हैं। राज्य इन अधिकारों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण के कारण मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। हॉब्स, लॉक व रूसो ने इन्हें प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व उन न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय का है। संविधान आगे देखते हैं साथियों। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षण बनाया है। यदि राज्य की विधायिका अथवा संसद द्वारा निर्मित कोई कानून तथा कार्यपालिका कोई आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करता है अथवा उनका अतिक्रमण करता है तो उच्चतम न्यायालय पीड़ित पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं के माध्यम से या स्वतः ज्ञान लेकर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे उनके कानूनों को अवैधानिक घोषित किया था जिन्होंने संपत्ति के अधिकार का अतिक्रमण करने का प्रयास किया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। विधायिका साधारण कानून के द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। साथियों वह संविधान का संशोधन करके मौलिक अधिकारों में उचित संशोधन कर सकती है। ये साथियों आपको हेडिंग डालकर ये इसका उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं साथियों। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, ये साथियों जो विशेषता है आपको ये याद कर लेनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। हम साथियों बता दें हमने फर्स्ट पेपर में भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और वही क्वेश्चन आए थे पेपर में। ठीक है साथियों, तो इसलिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखें और इनकी हेडिंगों को आप याद कर लें। 2 या 3 बार 4 बार आप इन हेडिंगों को लिख कर याद करें।
मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, नकारात्मक प्रकृति। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है, अतः राज्य के द्वारा मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। दूसरा, वाद योग्य। मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, इनके अतिक्रमण की स्थिति में कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ। मौलिक अधिकार देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। संवैधानिक सरकार के व्यवहार में निरंकुश हो जाने की अवस्था में ये व्यक्तियों के कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। चौथा, निरपेक्ष नहीं। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। देश तथा समाज की सुरक्षा, अखंडता तथा एकता को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की जा सकती है। चलिए छात्रों आगे देखते हैं। संकट काल में कुछ मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। पांचवा, नागरिक तथा विदेशियों में अंतर। मौलिक अधिकारों के लिए प्रयोग के दृष्टिकोण से नागरिकों तथा विदेशियों में अंतर किया गया है। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जबकि अन्य अधिकारों का उपयोग विदेशी या देश में निवास करने वाले सभी व्यक्ति समान रूप से कर सकते हैं। छठा, संशोधन संभव। संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। संसद ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर के उसको कानूनी अधिकार का स्वरूप प्रदान किया है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था साथियों, ये वाला। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत है। समानता के अभाव में व्यवहारिक रूप से लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना होनी असंभव है, अतः भारतीय संविधान में समानता संबंधित अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। समानता संबंधित अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता। संविधान के 14वें अनुच्छेद के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। यह विधि के शासन की अभिव्यक्ति है। यह नकारात्मक स्थिति का घोतक है। कानून के समान संरक्षक का अर्थ समानों में समानता है। इस उपबंध को अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था से लिया गया है। यह सकारात्मक स्थिति का घोतक है। आगे चलते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथियों इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाती हैं, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप उनको देख सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव का अंत। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी नागरिक इन आधारों पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों या सरकार द्वारा स्थापित किए हुए कुओं, तालाबों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रत्येक भारतीय नागरिक इन स्थानों का समान रूप से उपयोग कर सकता है। तीसरा, सरकारी सेवाओं भर्ती के अवसर की समानता। संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार केवल धर्म, जाति, वर्ण या संप्रदाय आदि के आधार पर राज्य के अंतर्गत किसी रोजगार, नियुक्ति और किसी उच्च पद को प्राप्त करने के संबंध में किसी नागरिक के साथ भेदभावपूर्ण नीति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चौथा, अस्पृश्यता का अंत। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का सदैव के लिए अंत कर दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत किसी नागरिक को अस्पृश्यता के आधार पर किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति ऐसे करने का प्रयत्न करेगा राज्य के
द्वारा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया गया है। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियां समानता के मार्ग में बाधक होती हैं और समाज में विषमता उत्पन्न करती हैं। इसलिए सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य सभी उपाधियों को जो ब्रिटिश शासनकाल में प्रदान की जाती थी समाप्त किया गया है। समानता के अधिकार के कुछ उपवाद। राज्य निम्नलिखित दशाओं में इन अधिकारों के कुछ सीमाएं अथवा प्रतिबंध आरोपित कर सकेगा। पहला, महिलाओं तथा बच्चों की सुविधा के लिए विशेष नियमों का निर्माण कर सकता है और सार्वजनिक स्थानों में प्रविष्ट होने के लिए महिलाओं और दलित वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं देने हेतु कानून बना सकता है। सेकंड, समाज के कुछ पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। तीसरा, संविधान द्वारा राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि वह चाहे तो किसी पद के लिए निवास तथा स्थान संबंधित डोमिसाइल योग्यता को निर्धारित कर सकता है। चौथा साथियों, राज्य सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष नियमों का निर्माण कर सकता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधारभूत स्तंभ है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति के अभिव्यक्ति का विकास असंभव है। इसलिए भारतीय संविधान ने नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रता आती हैं। पहला, भाषण विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, प्रेस अथवा किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार द्वारा प्रत्येक नागरिक सरकार की अनैतिक तथा अनुचित नीतियों की आलोचना तथा प्रत्यालोचना कर सकता है। इस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का भी प्रावधान है। आगे चलते हैं साथियों। शांतिपूर्ण सशस्त्र विहीन होकर सभा करने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक सशस्त्र विहीन होकर शांतिपूर्वक सभा का आयोजन कर सकता है। इसके अनुसार नागरिक शांतिपूर्वक जुलूस आदि भी निकाल सकते हैं, परंतु यदि जुलूस से शांति भंग होने का आशंका उत्पन्न हो जाए तो राज्य उस जुलूस या सभा को प्रतिबंधित कर सकता है। प्रशासन धारा 44 के द्वारा इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी कर सकता है। नेक्स्ट, संस्था तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। इस अधिकार प्रत्येक नागरिक को संस्था तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, आवागमन की स्वतंत्रता। ये साथियों आर्टिकल 19 के अंतर्गत हैं सभी। आवागमन की स्वतंत्रता। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। वह किसी भी समय भारत के किसी भी राज्य में आवागमन कर सकता है। नेक्स्ट, निवास की स्वतंत्रता। इस अधिकार द्वारा प्रत्येक नागरिक अपने इच्छा के अनुसार भारत संघ के किसी भी राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर सकता है। साथियों ये हेडिंग आपको याद करनी है। नेक्स्ट, आजीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता। इसके द्वारा भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार रखता है। राज्य किसी भी नागरिक को वैधानिक रूप से आजीविका उपार्जित करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अपराधों के विषय में स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता। संविधान के 20वें अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को बिना किसी अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता तथा एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसे किसी कथित अपराध के लिए दंडित करने से पूर्व न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता होगी। आगे देखते हैं साथियों।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा देह स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब इस अधिकार को आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, बंदीकरण तथा निवारक नजरबंदी में संरक्षण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। कोई नागरिक उस समय तक बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसको बंदी बनाए जाने के कारण अवगत नहीं कराए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बंदीकरण के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अवश्य पेश किया जाएगा और उसको अपनी इच्छानुसार वकील करने, उससे परामर्श लेने तथा अपनी पैरवी करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह उपबंध उन नागरिकों पर लागू नहीं होगा जो बंदीकरण के समय भारत में विदेशी शत्रु हैं या जो निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारण नजरबंद किए गए हैं। निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व तथा, आगे देखते हैं साथियों, पूर्व तथा किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नजरबंदी है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 तथा 24। इस अधिकार के द्वारा कोई व्यक्ति किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं रखता है। वह न किसी स्त्री, पुरुष या बच्चे का क्रय या विक्रय कर सकता है, न किसी अन्य व्यक्ति से बेगार अथवा बलपूर्वक कोई भी कार्य करवा सकता है। इस अनुच्छेद के द्वारा बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया है। संविधान के 24वें अनुच्छेद में यह भी उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने तथा खाने तथा अन्य जोखिम भरे कार्य में मजदूर के रूप में नहीं रखा जा सकता। वस्तुत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य वास्तविक रूप से सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक। इस अधिकार के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है और सभी धर्मों के अनुयायियों को अपनी परंपरा एवं विश्वास के अनुसार उपासना आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे चलते हैं साथियों। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न संस्कृति तथा विभिन्न भाषी लोग निवास करते हैं। इस कारण इस अधिकार का महत्व बहुत अधिक है। यह अधिकार विभिन्नताओं में एकता करने वाला है। संविधान ने भारत को प्रत्येक जाति या वर्ग अथवा संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रवेश ले सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म, मूल, वंश या जाति का हो, जिनका संचालन राज्य द्वारा किया जाता है अथवा उनको राज्य निधि से अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति के रूप में अनुरूप शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है और राज्य की ओर से उनको भी उसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी जिस प्रकार की अन्य शिक्षण संस्थाओं को प्राप्त है। इस प्रकार राज्य बहुसंख्यक वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं के माध्यम किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति को नहीं अपनाएगा। साथियों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं हम मौलिक अधिकार से। यदि साथियों आपको मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो आप आंख मीच कर इस उत्तर को कर आइए। पर साथियों, उत्तर करने से पहले आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आप इनकी हेडिंग को 100% याद कर लें, क्योंकि हेडिंग के आपको नंबर मिलते हैं। आप मौलिक अधिकार की इन हेडिंगों को याद कर लें। हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप हेडिंगों को याद कर लें और ब्लैक डॉट से आपको हेडिंग डालनी है। चलिए छठी की तरफ चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक
कि उनके संरक्षण की कोई कारगर व्यवस्था न हो। इस बात को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के संबंध में यह लेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लेख उस नागरिक की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी तथा बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश देता है, जिससे बंदीकरण के कारणों की जांच की जा सके। आगे, परमादेश। परमादेश यह एक ऐसा आदेश है जिसे न्यायालय किसी भी अधिकारी या नागरिक को अपने वैधानिक दायित्वों के पालन करने हेतु जारी कर सकता है। अर्थात उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय उन व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध परमादेश जारी कर सकता है जो अपने दायित्वों का पालन वैधानिक ढंग से नहीं करते हैं। इसे जारी करने अथवा न करने के लिए न्यायालय पूर्णतः स्वतंत्र है। यह केवल उन्हीं दायित्वों की पूर्ति के संबंध में जारी किया जा सकता है जिनका पालन करना अनिवार्य है। तीसरा, प्रतिषेध। यह लेख परमादेश के ठीक विपरीत है। यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं करता है या अपने क्षेत्राधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके कार्य करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या न्यायालय के कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। नेक्स्ट, अधिकार परीक्षा। इस प्रकार का लेख न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक संस्था को अवैधानिक रूप से अथवा शक्ति द्वारा हस्तगत कर लेता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो कानून की अपेक्षा करके किसी सार्वजनिक संस्था में पद ग्रहण किए हुए हैं या अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अधिकार परीक्षा लेख द्वारा उन्हें उस पद से अपदस्थ अपदस्थ किया जा सकता है या उन्हें अनुचित कार्य करने से रोका जा सकता है। उत्प्रेक्षण। इस लेख द्वारा कोई भी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी वाद से संबंधित समस्त अभिलेख को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर सकता है, जिससे वह वाद उच्च न्यायालय में प्रारंभ हो सके। इस प्रकार का प्रत्येक नागरिक को अपने वाद संविधानुसार निर्णय प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों की आलोचना। विद्वान ने मौलिक अधिकारों की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की है। पहला, अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों की उपेक्षा। मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसे अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अपरिहार्य थे, जैसे काम पाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, आवास का अधिकार आदि। दूसरा, अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर इतने अधिक प्रतिबंध लगाए दिए गए हैं कि उन्हें औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह समझना, आगे देखते हैं, भी कठिन है कि व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों से क्या मिलता है। इस संबंध में आलोचकों ने उचित ही कहा है कि अधिकारों को एक हाथ से दिया गया है और दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया है। तीसरा, संकट काल में अधिकारों का स्थगत अनुचित। आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों का स्थान स्थगत करना तथा निवारक नजरबंदी की व्यवस्था भी कटु आलोचना का विषय रही है। मौलिक अधिकारों को समाप्त कर उचित नहीं, यानी मौलिक अधिकारों को समाप्त करना उचित नहीं है। भारतीय संसद ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को ही समाप्त कर दिया। मौलिक अधिकारों को संविधान सभा ने प्रदान किया, अतः उनको समाप्त करने का अधिकार संसद को प्राप्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि भारतीय नागरिकों को उनके अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। मौलिक अधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबंधों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए एक आलोचक ने यह सुझाव दिया है कि, आगे देखते हैं साथियों, कि संविधान के भाग 3 में वर्णित अध्ययन मौलिक अधिकार का नाम बदलकर मौलिक अधिकार तथा उन पर प्रतिबंध रख जाना अधिक उपयुक्त होगा। यानी मौलिक अधिकार तथा उन पर प्रतिबंध रखा जाना उपयुक्त होगा। साथियों, ये हमने आपके लिए कराया है आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किससे? मौलिक अधिकार से। यदि साथियों आपको मौलिक अधिकार से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप इसका ही उत्तर करके आएँ। जो हम करा रहे हैं इस उत्तर को आप करिए आएँ तो साथियों आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं और इस क्वेश्चन को आप याद करेंगे। साथियों इस बुक का पेपर कोड है G171। G171 इस पेपर का पेपर कोड है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इस बुक का नाम है। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें साथियों, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं साथियों, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहें। जैसे आप सब्सक्राइब कर लोगे साथियों तो हम जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप उस वीडियो को देखें, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए साथियों यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।